तो एटम्स में जैसा कि हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा था, एक न्यूक्लियस मतलब जो उसने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने वो फेंके थे किसी चीज़ से। तो फिर उसमें से एक बहुत ही कम चांसेस थे कोई पार्टिकल आए और सीधा फिर डिविएट करके वापस हो जाए। कोई पार्टिकल ऐसे आया, यहाँ पे उसे न्यूक्लियस मिला, अब अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है, तो अब ये इस राइट डायरेक्शन में गया था तो ये लेफ़्ट में डिविएट हो गया। तो ऐसे ही अल्फ़ा पार्टिकल जब आया और ये न्यूक्लियस के वो एटम के न्यूक्लियस तक गया, लेकिन अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो वो मैक्सिमम वो यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से वो रिपेल हो गया। तो ये जो मैक्सिमम जहाँ तक पहुँच पाया, जहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई, वो डिस्टेंस होता है R0, और R0 को ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन लिख रखी है कि इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ स्टेशनरी न्यूक्लियस with a positively charged particle making head-on collisions from a point where its kinetic energy becomes zero। तो अब हम उसमें डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन में अल्फ़ा पार्टिकल भी दे सकते हैं और एक नॉर्मल कोई भी केस दे सकते हैं कि वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिसमें z टाइम्स इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने जैसे कि एक चार्ज हमने यहाँ से फेंका v वेलोसिटी के साथ, अब इस न्यूक्लियस के वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो बाहर से लौट जाएगा। तो वो जो क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें इसमें से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि एनर्जी मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से हमेशा एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियली जो हमारी टोटल एनर्जी थी और जो फाइनल टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। अब हमारा क्योंकि और फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है ½ mv², और इनिशियली जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ½ mv² होगी क्योंकि वो वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि Q1 Q2/r होता है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि जो चार्ज है वो बहुत दूर से आ रहा है, तो उसमें हमारा डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, और कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी होता है तो वो 1 हो जाता है। तो ये तो बाद में भी कट के 1 हो जाएगा, फिर ये ½ mv²। अब जो हमारा दूसरा जो स्टेशनरी न्यूक्लियस था, क्योंकि एक हमारा न्यूक्लियस स्टेशनरी हमने एक जगह पे रख दिया है और फिर दूसरी जगह से एक चार्ज आया है, और वो चार्ज अब जितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसके पास आ सकता है उस रेडियस को फिर हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो अब ये तो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1 Q2/r। r यही डिस्टेंस है जो इस इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हम लेके आए हैं और जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टेशनरी पड़ा हुआ था उसके बीच का। फिर अब हम इसमें इक्वेट कर देंगे, ये तो कट जाएगा और ये ऑलरेडी 0 है, तो ½ mv² इक्वल्स टू Q1 Q2/r। अब इसके बाद हम इसको इक्वेट करेंगे, हम दोनों चार्जेस की वैल्यू डालेंगे। Q1 Q2 तो हमारा एक तो इलेक्ट्रॉन था जो कि हमने फेंका है, मतलब दूर से लेके आए हैं, और दूसरा हमारे z टाइम्स e था, क्योंकि अब ये कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने इसमें लिथियम ले लिया तो इसका z एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही अब इसमें हमने z ले लिया, तो अब k एक हो गया, एक का चार्ज हो गया Ze और एक का चार्ज हो गया e, तो k टाइम्स Q1 Q2 था, तो Q1 हो गया Ze ये वाला और Q2 हो गया e। अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आती है 2kZe²/mv²। अगर इसी की जगह हमें अल्फ़ा पार्टिकल के लिए आएगा तो जो अभी हमने दूसरा वाला चार्ज, एक सेकेंड, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, और अगर हम इसमें अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल लेंगे तो जो हमने दूसरा वाला चार्ज लिया जिसका चार्ज हमने ई माना था, अब चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2 टाइम्स ऑफ ई, तो अब इसमें हम मतलब वैल्यू में 2 डाल देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारी एक्सप्रेशन यहाँ पे आई थी 2kZe²/mv², वो हो जाएगी 4kZe²/mv²। तो ये डिपेंड करता है कि अल्फ़ा पार्टिकल होगा तो ये इक्वेशन आएगी, और अगर ये नॉर्मल कोई पार्टिकल होगा तो ये इक्वेशन आएगी।